जय हिंद प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू दीप कॉन्सेप्ट। सो टुडे इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम हाइलाइट्स ऑफ द 73rd रिपब्लिक डे परेड्स। 73वें गणतंत्र दिवस समारोह के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जानने की आज चर्चा करेंगे। ठीक है, देखो, पहली बार कोई भी काम होता है, पहली बार कोई भी इवेंट्स होता है, कोई भी फंक्शन होता है, कोई प्रोग्राम होता है, तो उसके बारे में पर्सन बनना लाजमी है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे हाइलाइट्स हैं जो पहली बार किए गए हैं, तो उनके बारे में आज जानने की करेंगे, कोशिश करेंगे और चर्चा करेंगे। और हम सब, ऑल ऑफ वी आर द पार्ट ऑफ दिस सेलिब्रेशन, ह्यूज सेलिब्रेशन ऑफ द कंट्री, एंड वी आर विटनेस्ड टू द सेलिब्रेशन ऑफ 73rd रिपब्लिक डे परेड। तो ये भी चीज़ हमने देखा कि कितना ह्यूज सेलिब्रेशन, कितना भव्य सेलिब्रेशन किया गया था। बहुत सारे इवेंट्स हैं जो पहली बार किए थे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट इट। ये है आपका 73वां गणतंत्र दिवस। तो पहला पॉइंट है अपने पास। देखो, ये कहता है कि इस वर्ष समारोह बहुत खास है क्योंकि गणतंत्र दिवस समारोह के 75वें वर्ष में आता है। जो देखो, समझना बात को, ये जो अपना 73rd सेलिब्रेशन है किसका, रिपब्लिक डे परेड का, रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन, ये 75वें किसके अंतर्गत आता है, 75वें स्वतंत्रता दिवस के, जो हम लोग 2023 में मनाने वाले हैं, आज़ादी का अमृत महोत्सव, यानी कि आज़ादी के 75 साल उसके अंतर्गत मनाया गया है। तो ये अपने आप में बहुत खास हो जाता है। पहली बात तो ठीक है, ये पढ़ लेना आप लोग। इस वर्ष समारोह बहुत खास है क्योंकि गणतंत्र दिवस समारोह के 75वें वर्ष में आता है, जिसे पूरे देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। तो ये जो अमृत महोत्सव है, इसको भी आपने याद रखना है। कौन सा है, आज़ादी का अमृत महोत्सव 75। और हमेशा याद रखना, ये जो 75 नंबर है, ये आपको पक्का 100% एक नंबर दिला के जाएगा भाई। आज़ादी का अमृत महोत्सव, वी आर सेलिब्रेटिंग दी आज़ादी का अमृत महोत्सव। नेक्स्ट पॉइंट है कि यह निर्णय लिया गया है कि गणतंत्र दिवस समारोह अब हर साल 23 से 30 जनवरी तक सप्ताह भर का होगा। समझना है बात को, क्योंकि 23 जनवरी को हमने एक दिवस मनाना स्टार्ट किया है जिसको आप कहते हो जी पराक्रम दिवस। 23 जनवरी को हम लोग क्या मनाएंगे, 23 जनवरी को हर साल पराक्रम दिवस मनाएंगे, पराक्रम दिवस। और ये जो पराक्रम दिवस है, सबको पता है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के लिए बनाया जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बर्थ एनिवर्सरी के ऊपर मनाया जाएगा 23 जनवरी से। तो 23 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक हम क्या मनाएंगे, अपना आज़ादी का जो है ना गणतंत्रता दिवस मनाएंगे। सॉरी, नॉट आज़ादी का, ये गणतंत्रता दिवस यानी कि रिपब्लिक डे मनाएंगे। इसका सेलिब्रेशन पूरे सप्ताह भर चलेगा। पहले होता था आपका 26 जनवरी को, अब 23 से लेकर कब तक चलेगा, 30 जनवरी। ये डेट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट होनी चाहिए आपके जहन में, 23 से 30 जनवरी। बहुत बढ़िया पॉइंट है। नेक्स्ट है ग्रैंड फ्लाई पास्ट। देखो, ग्रैंड फ्लाई पास्ट ये पहली बार है, ग्रैंड फ्लाई पास्ट। हालांकि फ्लाई पास्ट हर बार होता था, लेकिन ये क्या है, ग्रैंड फ्लाई पास्ट। इसमें हुआ क्या है गाइज, पहली बार भारतीय सशस्त्र बलों ने 75 विमानों द्वारा भव्य फ्लाई पास्ट का प्रदर्शन किया। तो इस बार फ्लाइट कितने थे, 75। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, तुमसे पूछेगा कि इस बार 2022 के अंदर रिपब्लिक डे परेड के अंतर्गत कितने जो कि एयरक्राफ्ट ने फ्लाई पास्ट किया, तुम्हें बताना 75। कितने हो जाएंगे, 75। ये आप देख सकते हो, ये देखो, ये तो यहाँ पे 75 नहीं है, ये मतलब अलग अलग उन्होंने जो है ना कि फॉर्मेशन बना के दिखाया था। कहीं पे नेत्र, कहीं पे त्रिशूल, कहीं पे अग्नि, मतलब इस प्रकार से कई प्रकार के फॉर्मेशन बना के दिखाया था। ठीक है, बहुत सारे फाइटर पायलट थे हमारे जिन्होंने प्रदर्शन किया, जिसको बोलते हैं ग्रैंड फ्लाई पास्ट। नेक्स्ट है कॉकपिट व्यू। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, पहली बार हुआ है कॉकपिट व्यू। इसका क्या मतलब है जी, इसका मतलब बताएंगे। देखो, ये क्या कहता है, फ्लाई पास्ट के दौरान कॉकपिट का नज़ारा देखने के लिए पहली बार भारतीय वायुसेना ने दूरदर्शन के साथ समन्वय किया। किसके साथ, दूरदर्शन के साथ। किसने किया, भारतीय वायुसेना ने। भारतीय वायुसेना ने सबसे अभी पहली बार दूरदर्शन जो आपका टीवी है, सरकारी टीवी है, इसके साथ कोऑर्डिनेशन किया है, समन्वय किया है, ताकि जो कॉकपिट होता है, कॉकपिट से फ्लाई पास्ट का नज़ारा देखा जा सके, उसका इसकी रिकॉर्डिंग की जा सके। अब कॉकपिट क्या होता है जी, देखते हैं कॉकपिट क्या होता है। जैसे देखो, ये वाला जो व्यू है ना, ये कॉकपिट व्यू है। कॉकपिट मतलब ये जो आपका जहाँ पे
पायलट बैठता है, जहाँ पे पायलट बैठता है ना, जहाँ पे पायलट बैठता है उसी को कहते हैं कॉकपिट। तो कॉकपिट से रिकॉर्डिंग की गई है ये सब इस नज़ारे की, क्योंकि आपको पता है इतना ऊंचा ड्रोन तो जाएगा नहीं। तो ये जो आपकी फाइटर पायलट थे, इन्होंने इसकी रिकॉर्डिंग की है और दूरदर्शन के साथ समझौता किया है। दूरदर्शन इंडियन एयरफोर्स, याद रखना, ये हो जाएगा आपका कॉकपिट व्यू। नेक्स्ट है डांस परफॉर्मेंस। ये भी पहली बार हुआ भाई। पहली बार क्या हुआ है, देखो, पहली बार परेड में सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान प्रदर्शन किए गए 480 नर्तकियों को एक राष्ट्रव्यापी वंदे भारतम नृत्य प्रतियोगिता के माध्यम से चुना गया है। पहली बार क्या किया है, 480 डांसर ने, 480 नर्तकों ने वहाँ पे अपनी डांस परफॉर्मेंस दी है। और ये जो 480 डांसर थे, इनको कहाँ से चुना गया है, राष्ट्रव्यापी एक वंदे भारतम नृत्य प्रतियोगिता हुई थी, उसमें से इनको चुना गया है। पहली बात तो देखो कितने थे, 480 डांसर, 480 नर्तक कह सकते हो। दूसरी बात, इनको चुना कैसे, इनका जो सिलेक्शन प्रोसेस था वो कैसे था जी, इनको राष्ट्रव्यापी वंदे भारतम नृत्य प्रतियोगिता के माध्यम से चुना गया है। ये प्रतियोगिता याद रख लेना, पूछेगा तुमसे 101% पूछेगा कि राष्ट्रव्यापी वंदे भारतम नृत्य प्रतियोगिता के अंतर्गत या फिर इसके माध्यम से हमने 480 नर्तकों को चुना, जिन्होंने कहाँ पे आपके 73rd रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन में अपना पार्टिसिपेशन किया और अपनी परफॉर्मेंस दी। नेक्स्ट, ये देख सकते हो आप, देखो ये कितना बढ़िया नज़ारा था। 480 कलाकार थे यहाँ पे, इन्होंने अपना डांस परफॉर्मेंस दिया। हर पूरे ऑल ओवर इंडिया से, सभी इंडिया से, हमारे जितनी भी देखो इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, तो इंडिया के अंदर बहुत सारे डांस फॉर्म भी होते हैं, उनमें शास्त्रीय नृत्य भी हैं और लोक नृत्य भी। तो शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य दोनों को शामिल करके ये वाला प्रोग्राम किया गया था। और ये वाला जो नृत्य है, ये वाला जो नृत्य है ना, ये मणिपुरी नृत्य है आपका। ये कैसा है, मणिपुरी है। तो ये सारा सभी प्रकार के शास्त्रीय नृत्य है और लोक नृत्य का यहाँ पे प्रदर्शन किया गया था। आई होप कि आपने ये चीज़ें देखी होंगी, है ना, लाइव नहीं तो आपने रिकॉर्डिंग देखी होगी बाद में। यस, नेक्स्ट है एनसीसी। बड़ा भव्य शानदार इस बार का, मतलब सबसे बेस्ट हम कह सकते हैं जी, बेस्ट सेलिब्रेशन था इस बार का। नेक्स्ट एनसीसी के बारे में क्या महत्व तथ्य है, ये कहता है जी, पहली बार मुख्य परेड में राष्ट्रीय कैडेट कोर, दैट इज द एनसीसी, नेशनल कैडेट कोर द्वारा शहीदों को सत सत नमन कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। इसके द्वारा, किसके द्वारा किया गया, एनसीसी के द्वारा। किस कार्यक्रम का, शहीदों को सत सत नमन। मोस्ट इंपोर्टेंट में डाल लेना, तुमसे पूछेगा कि 73वें गणतंत्रता दिवस के समारोह में राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के द्वारा कौन से प्रोग्राम का, कौन से कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ, तो आपने बताना जी, शहीदों को सत सत नमन, एनसीसी। ये आप देख सकते हो एनसीसी का नज़ारा, ये है आपकी एनसीसी। ये पूरा भव्य नज़ारा आपको उस दिन देखने को मिला था। थोड़ा सा आपको ब्लर दिख रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना, ठीक है। एनसीसी। नेक्स्ट है कला कुंभ, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कला कुंभ, मैं वही हाइलाइट्स लेके आया हूँ जो आपको एग्जाम में 1 नंबर दिलाने के लिए काफ़ी हैं। नेक्स्ट है परेड कार्यक्रम में कला कुंभ के एक भाग के रूप में तैयार किए गए प्रत्येक 75 मीटर के स्क्रोल का प्रदर्शन भी देखा गया। तो देखो परेड कार्यक्रम में हमने क्या देखा, कला कुंभ। कला कुंभ नामक एक कार्यक्रम है, प्रोग्राम है, जिसके तहत क्या बनाया गया जी, प्रत्येक 75 मीटर के स्क्रोल का प्रदर्शन। अभी 75 मीटर का स्क्रोल क्या है ये मैं तुम्हें दिखाता हूँ, 75 मीटर का स्क्रोल क्या है ये मैं तुम्हें दिखाता हूँ। देखो ये है आपका 75 मीटर का स्क्रोल। मतलब इस प्रकार से जो कलाकारी की गई है और जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं, आज़ादी के लिए जिन्होंने अपनी जान झोंक दी, जिन्होंने अपनी कुर्बानियाँ दी और जो अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, उन सबको यहाँ पे दिखाया गया है। जैसे कि आप देख पा रहे हो आज़ाद हिंद फौज यहाँ पे है और भी हमारी पूरी डाइवर्सिटी को दिखाया गया है, ठीक है। भगत सिंह, शहीद आजम, सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, ठीक है, उधम सिंह, महात्मा गांधी जी, सबको यहाँ पे दिखाया गया है। 75 मीटर्स की जो पट्टी बनाई गई, 10 स्क्रोल बनाए गए, 10, ठीक है। मतलब जब यहाँ से लोग गुजरेंगे तो उनको ये सारा भव्य नज़ारा देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, परेड और फ्लाई पास्ट को बेहतर दृश्यता प्रदान करने के लिए राजपथ पर परेड सुबह 10 बजे के बजाय 10:30 बजे शुरू की गई थी। ये कहता है द परेड ऑफ द राजपथ स्टार्टेड एट 10:30 AM इंस्टेड ऑफ द ईयरली टाइमिंग ऑफ 10 AM टू प्रोवाइड द बेटर विजिबिलिटी टू परेड एंड फ्लाई पास्ट। पहले आपने देखा होगा हमेशा 10 बजे परेड स्टार्ट हो जाती थी, लेकिन इस बार अगर तुमसे पूछे कि परेड का टाइमिंग क्या रख दिया है तो 10:30 कर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, बीटिंग दी रिट्रीट, ये भी बहुत बड़ी सेरेमनी होती है।
ये सेरेमनी आपकी कैसी होती है इसको समझो। प्रश्न आपसे पूछेगा कि गणतंत्रता दिवस समारोह का समापन किस सेलिब्रेशन से या किस समारोह से किया जाता है, तो तुमने बता देना जी बीटिंग दी रिट्रीट। क्या बोलते हैं? बीटिंग दी रिट्रीट। और ये 27 जनवरी को होता है शाम को 5 बजे। राष्ट्रपति जी को यहाँ से विदाई दी जाती है, मतलब एक प्रकार से ये फेयरवेल पार्टी जैसा है। फेयरवेल पार्टी तो नहीं बोलेंगे, फेयरवेल सेलिब्रेशन है। फेयरवेल मतलब जो राष्ट्रपति जी हैं उनको विदाई दी जाती है इसके तहत। और हमारे जो बैंड है, आर्मी बैंड, नेवी बैंड, एयरफोर्स बैंड, बीएसएफ, मतलब जो भी आर्म्ड फोर्सेज के जो बैंड हैं वे सब यहाँ पे अपना परफॉर्मेंस देते हैं। आई होप कि आप सबने ये देखी होगी, इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस होती है। यहाँ पे बहुत सारी धुनें बजाई जाती हैं। बैंड जो होता है, बैंड है ना, ढोलक है, बैंड है, उन सब से यहाँ पे अलग अलग प्रकार की जो ट्यून जो है क्रिएट की जाती हैं। ठीक है। और एक बात और महात्मा गांधी जी की एक बहुत प्यारी धुन थी, अबाइड विद मी। अबाइड विद मी एक अंग्रेज अधिकारी ने लिखी थी, मतलब उन्होंने कंपोज किया था। तो अभी इस बार का जो हुआ है, यानी कि जो 27 को जो कल हुआ है सेलिब्रेशन, उसके अंतर्गत वो नहीं बजी है भाई। ठीक है, उसको यहाँ से ड्रॉप कर दिया गया है। ये बात भी आपने ध्यान रखना है कि अगर पूछ ले बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी में कौन सी धुन को इस बार नहीं बजाएगा, तो आपने बताना जी अबाइड विद मी। लिख दो जी, अबाइड विद मी, अबाइड विद मी। ये आपका एक सॉन्ग है, एक टून है, उसका नाम है अबाइड विद मी। तो ये क्या कहता है, देखो पढ़ते हैं इसको थोड़ा। गणतंत्र दिवस परेड देखने के लिए और बीटिंग द रिट्रीट समारोह में ऑटो रिक्शा चालकों, निर्माण श्रमिकों, सफाई कर्मचारियों और फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर को कुछ वर्गों के आमंत्रित किया गया। अच्छा समझो, यहाँ पे इस बार क्या किया गया भाई, आपने देखा कि जो 5 सेंट्रल एशियाई देश थे उनके राष्ट्राध्यक्ष को हमने बुलाने का काम किया था इस बार, लेकिन ड्यू टू कोविड-19 वे नहीं आ पाए। पिछली बार भी आपने देखा होगा कोई भी मुख्य अतिथि समारोह में नहीं था, लेकिन उससे पिछली बार 2020 में ब्राजील के राष्ट्रपति जीर बोल्सोनारो आए थे। ठीक है। अच्छा, ऐसा 3 बार हो चुका है, मतलब अब चौथी बार हो चुका है ये कि कितनी बार कोई भी राष्ट्राध्यक्ष किसी भी देश का हमारी सेरेमनी में नहीं आया है। 1952 में, 1953, 1966, 2021, 2022, तो टोटल 5 बार हो चुका है। ठीक है। अभी तो इसको मिला दोगे ना 2022 वाले को, तो 5 बार ऐसा हो चुका है कि कोई भी किसी भी देश का राष्ट्राध्यक्ष हमारी सेरेमनी में भाग नहीं लेने आया। ठीक है। तो इस बार सरकार ने क्या किया है कि मुख्य अतिथि के रूप में किसको आमंत्रित किया, देखो जो आपके सफाई कर्मचारी हैं, इनको आमंत्रित किया। ऑटो रिक्शा चालक हैं, साथ ही साथ आपके जो निर्माण कार्य करते हैं, जो लेबर होते हैं, मजदूर होते हैं, अर्थात जो भी देश का जो पिछड़ा हुआ वर्ग है उनको शामिल करने का काम किया गया सरकार ने। तो ये जो कार्य किया गया है, ये एक प्रकार से मैं कह सकता हूँ जी सैल्यूट करने लायक है अभी सरकार का। ठीक है, बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है और आगे भी ऐसा होना चाहिए। तो ये मुख्य अतिथि के रूप में आए थे, ये भी आप नोट डाउन करना। नेक्स्ट है थीम ऑफ द परेड। अच्छा, इस बार ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब क्वेश्चन थोड़े से और भी बढ़िया लेवल के हैं कि थीम क्या थी इस बार परेड की। ये कहता है जी मार्चिंग दस्तों का विषय पिछले 75 वर्षों में भारतीय सेना की वर्दी और कार्मिक हथियार के विकास का प्रदर्शन है। इस बार जो अपने मार्चिंग दस्ते थे, जो मार्चिंग कंटिजेंट थे, उनके जो थीम क्या थी कि भाई हमने जो 75 वर्षों में भारतीय सेना ने किस प्रकार से अपनी वर्दी के अंदर एवोल्यूशन किया है और किस प्रकार से हथियारों में जो अपनी राइफल वगैरह हैं उनमें एवोल्यूशन को देखा, विकास को देखा है। पहले हमारी वर्दी 1950 में कुछ और थी, 1960 में वर्दी और थी, 1980 के दशक में वर्दी और थी, इस प्रकार 2008 में वर्दी और अलग की गई। तो इस प्रकार से हमने देखा भाई जब से हमारी आर्म्ड फोर्सेज बनी हैं उनकी वर्दी जो यूनिफॉर्म होती है, अर्थात ये जो यूनिफॉर्म आप देखते हो जिसको देखने भर से ही आपका चरम यानी कि आपका रोम रोम उमंगित हो जाता है, तो वही वर्दी है। इस वर्दी को किस प्रकार से इसने एवोल्यूशन किया, किस प्रकार से विकास हुआ है, और जो वर्दी आज आप देखते हो उसको भी चेंज करने का निर्णय ले लिया गया है, मैं बताऊंगा आगे। ठीक है। तो इस वर्दी का ये थीम था भाई किस प्रकार से हमने 75 वर्षों में अपनी वर्दी को और अपनी यूनिफॉर्म और साथ साथ अपनी राइफल जो हथियार हैं उनको हमने क्या किया है, चेंज किया है। ठीक है, उसका किस प्रकार से एवोल्यूशन हुआ उस चीज को दर्शाया गया, ये था थीम। आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये कहता है 3 मार्चिंग कंटिजेंट्स ऑफ द इंडियन आर्मी वोर यूनिफॉर्म एंड कैरिड राइफल्स फ्रॉम प्रीवियस डिकेड्स। कहता है जी भारतीय सेना के 3 मार्चिंग टुकड़ियों ने पिछले दशकों की वर्दी पहनी थी और राइफलें ढोई थी, मतलब राइफलें हाथ में कैरी की थी। तो वे कौन कौन से हैं 3 मार्चिंग कंटिजेंट?
सबसे पहला है अपने पास, ये तो अंग्रेजी में आप देख लेना, ये है पहला राजपूत रेजिमेंट। ये देखो राजपूत रेजिमेंट ने 1950 के दशक की, ये जो वर्दी है ये किस दशक की है, 1950 1950 के दशक की वर्दी है। उस टाइम पे हमारी इंडियन आर्मी इस वर्दी को कैरी करती थी, पहनती थी, वियर करती थी। और साथ ही साथ मैं कह सकता हूँ जी ये राइफल है, ये जो राइफल असोल्ट राइफल ये वाली आपको नज़र आ रही होगी, ये भी 1950 और 60 के दशक की राइफल है। 1950-1960 के दशक की राइफल है। तो याद रखना, अगर तुमसे कभी पूछे पर्सन कि किस कंटीजेंट ने 1950 और 60 के दशक की वर्दी और राइफल को इस बार कैरी किया था, पहना था, तो आपने बताना जी राजपूत रेजिमेंट। और आई होप देखो आपने ये ड्रिल देखी होगी। और सच बताऊं, मेरे को सबसे बेस्ट मार्चिंग कंटीजेंट कौन सा लगा, एक तो राजपूत लगा, सबसे बढ़िया राजपूत की लगी। दूसरे नंबर पे मेरे को लगी ऑर्डिनेंस की, ठीक है, दूसरे नंबर पे ऑर्डिनेंस की। तीसरे में लगी थी भैया आपकी दैट इज़ वो असम राइफल की, तीसरे नंबर पे असम राइफल की। बाकी है सबकी बढ़िया, मेहनत सब करते हैं, देखो बहुत ज़्यादा मेहनत होती है इसके अंदर, मुझे पता है, ठीक है। तो ये जो है आपका परेड है ना, सबसे बेस्ट मार्चिंग कंटीजेंट मेरे को लगा आपका राजपूत का। बाकी देखते हैं किसको आता है ये अपना ट्रॉफी जो है कौन लेके जाता है, ट्रॉफी देखते हैं कौन लेके जाता है। और इस बार ट्रॉफी में जो है ना, ट्रॉफी में क्या किया गया है, आप लोग वोट कर सकते हो, आप लोग वोट कर सकते हो। माई गवर्नमेंट, माई सरकार पे जाके एक वेब पोर्टल है, उस वेब पोर्टल पे जाके आप जो भी मार्चिंग कंटीजेंट थे, जो भी आपकी टेबुले थे, दैट इज झांकियाँ थी, झांकियों के आप जाके वहाँ पे क्या कर सकते हो, अपना वोट दे सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है असम राइफल, दूसरे नंबर पे असम राइफल। असम राइफल ने भी क्या किया था भैया, 1960 के दशक की वर्दी पहनी थी। ये है 1960 की, उन्होंने वर्दी पहनी, राजपूत ने 1950 के दशक की, इन्होंने पहनी थी आपकी 1960 के दशक की। ये है आपकी दैट इज दी असम राइफल। देखो एक सभी बंदों के हाथ देखो कितने प्रॉपर वे में, कितने प्रॉपर वे में देखो, है ना, एकदम जबरदस्त ड्रिल थी भाई उनकी भी। नेक्स्ट है जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री, तीसरे नंबर पे आती है जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री। इन्होंने भी क्या था, पुराने दशक की वर्दी पहनी थी, तो ये है आपकी पुराने दशक की वर्दी, जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री, ठीक है। इनकी भी ड्रिल बढ़िया थी, मतलब सबकी बढ़िया थी वैसे तो। नेक्स्ट, भारतीय सेना की पैरासूट रेजिमेंट ने परेड के दौरान नवीनतम टैबर असॉल्ट राइफलों को लेकर नई कॉम्बैट वर्दी पहनी। अब जो हमारी नई वर्दी आ चुकी है 2022 के अंदर, उसको किसने कैरी किया, उसको किसने पहना था, ये हो जाएगी आपकी दैट इज दी पैरासूट रेजिमेंट। पैरासूट रेजिमेंट में पैरा एसएफ यानी कि स्पेशल फोर्सेज ने, पैरा वालों ने इसको पहना है। और राइफल कौन सी थी उनके हाथ में, असोल्ट राइफल, कौन सी, टैबर असोल्ट राइफल। 2% बनते हैं यहाँ पे कि जो नई कॉम्बैट है हमारी, कॉम्बैट यूनिफॉर्म, उसको किसने पहना, आपने बताना जी पैरा एसएफ दैट इज द पैरा स्पेशल फोर्स या पैरासूट रेजिमेंट। दूसरा, उनके पास राइफल कौन सी थी, तुमने बताना जी टैबर असोल्ट राइफल, टैबर असोल्ट राइफल को उन्होंने पहना था, ठीक है, कैरी किया था। नेक्स्ट, ये है आपका पैरा रेजिमेंट, ये देखो ये है भैया नई वर्दी अपनी, कितनी ज़बरदस्त लगती है ना, कमाल है भाई, सैल्यूट है इन सबको। ये है हमारी क्या, नई वर्दी, जो अब आर्मी इसको वियर करेगी, ठीक है। पुरानी वर्दी तो आप सबने देखी होगी। नेक्स्ट, इस वर्ष प्रत्येक मार्चिंग दस्ते में सामान्य 144 के बजाय 96 सैनिक शामिल किए गए थे कोविड-19 के कारण। समझना, हर बार क्या होता है, जो आपका दस्ता होता है, कंटीजेंट होता है, उसमें कितने सैनिक होते हैं, 144 का जोड़ा होता है, 12-12 का, 12 × 12, 12 × 12। लेकिन इस बार 96 किए गए हैं, कितने, 12 × 8, 12 × 8, ठीक है। 12-12 का यहाँ पे लाइनें होती हैं, वर्ग बना के चलते हैं। लेकिन इस बार कोविड-19 के कारण 96 जो कि सैनिकों को शामिल किया गया है। अगर आपसे पूछे कि 144 के स्थान पे कितने शामिल किए, तो 96 बता देना भाई। नेक्स्ट है वुमेन एम्पावरमेंट, और सबसे बड़ी बात इस बार के सेलिब्रेशन में जो हमको देखने को मिली है वो है वुमेन एम्पावरमेंट, यानी कि महिला सशक्तिकरण। हमारी जो देश की महिलाएं हैं, इन्होंने राजपथ पर अपनी सांस्कृतिक विविधता और सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करते हुए महिला सशक्तिकरण का प्रदर्शन किया। तो किस प्रकार से इस बार हमारी महिलाओं ने कंटीजेंट को भी लीड किया, और इसके साथ साथ जो आपके फाइटर पायलट हैं, फाइटर दैट इज द एयरक्राफ्ट हैं, उनको भी लीड किया, और किस प्रकार से महिलाओं ने प्रदर्शन किया, वे सारी बातें महिला सशक्तिकरण की इस बार देखने को मिली। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट, राफेल लड़ाकू विमान में पहली महिला फाइटर पायलट
कौन से में? राफेल में। राफेल लड़ाकू विमान में पहली महिला फाइटर पायलट कौन हो जाएंगी? फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह। फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह ने भारतीय वायुसेना की झांकी में नेतृत्व किया। ठीक है, याद रखना, ये राफेल को उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर पायलट है फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह। ये देखो, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह, इन्होंने राफेल को उड़ाया है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, परेड के दौरान सेना आयुध कोर की लेफ्टिनेंट मनीषा बोहरा ने एक पुरुष दल का नेतृत्व किया। मतलब एक मार्चिंग कंटीजेंट था। कौन सी कोर का? ये हो जाएगी आपकी ऑर्डिनेंस कोर। ऑर्डिनेंस कोर का, ऑर्डिनेंस जो कोर है, यानी कि आयुध कोर जिसको आप कहते हो, आयुध कोर की एक लेफ्टिनेंट है मनीषा बोहरा। इन्होंने क्या किया? पुरुष दल का नेतृत्व किया है। अर्थात जितने भी आपके सैनिक थे, बाकी जो कंटीजेंट में शामिल थे, उन सबको लीड करने का काम किया है किसने? मनीषा बोहरा ने। आपको आइए दिखाता हूं, मैं फोटो दिखाता हूं। ये देखो भाई, ये है आपकी क्या? आयुध कोर। ये ड्रेस है आयुध कोर की। ठीक है, ये जो आपका बैजेस वगैरह जो भी आपको नजर आ रहे हैं, ये किसकी है? आयुध कोर की। और ये कौन है? लेफ्टिनेंट आपकी मनीषा बोहरा, लेफ्टिनेंट मनीषा बोहरा। बाकी आप सब देख पा रहे हो, सभी पुरुष हैं, सभी मेल सैनिक आपके, और ये क्या है? आपकी फीमेल है। ठीक है ना। तो इन्होंने इसका नेतृत्व करने का काम किया है। और मेरा भाई है, मेरा बड़ा भाई इसी दस्ते में है। वो अब मेरे को नजर नहीं आएगा इसमें कौन सा है। ठीक है, मैं उससे पूछूंगा बाद में। अभी क्योंकि सबके चेहरे पे क्या है? मास्क है। और ये भी पहली बार हुआ है, पहली तो नहीं दूसरी बार होगा कि जब मास्क लगा के परेड की गई है। ठीक है, तो अभी उसके चेहरे पे है ना मास्क है, मेरे को नज़र नहीं आएगा कहाँ पे है। तो वो इसी दस्ते में था। तो इट इज़ ए वेरी प्राउड मोमेंट टू मी एंड फॉर एवर फैमिली। एंड उसके लिए भी प्राउड मोमेंट है कि क्योंकि ये इस पथ के ऊपर चलना, राजपथ पे चलना ही अपने आप में एक प्राउड मोमेंट होता है। ठीक है ना, ये आप देख पा रहे हो ना। अब मेरे को सच में नज़र नहीं आ रहा हो कौन सा है, कहाँ पे है, क्योंकि सारे एक से ही नज़र आ रहे हैं ना। हाँ, सभी एक से ही हैं। तो सैल्यूट करते हैं भाई इनको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, कहता जी सेना दल में 96 लोग शामिल थे जिनका नेतृत्व नौसेना दल में, कौन सी में? नौसेना में, नेवल जो कंटीजेंट है, नेवल कंटीजेंट में भी 96 शामिल थे जिनका नेतृत्व लेफ्टिनेंट कमांडर आंचल शर्मा ने किया। लेफ्टिनेंट कमांडर आंचल शर्मा ने इनका नेतृत्व करने का काम किया था। एंड ये कहाँ पे पोस्टेड है? इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन 314। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखना। कौन हो जाएंगी ये? कमांडर, दैट इज द लेफ्टिनेंट कमांडर आंचल शर्मा। लेफ्टिनेंट कमांडर आंचल शर्मा ने किसका नेतृत्व किया है? नेवल दल का। नेवल यानी कि नौसेना दल, नेवल कंटीजेंट। ये भी आपको पहली बार देखने को मिला है भी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में डाल लेना। ये हो जाएंगी आपकी लेफ्टिनेंट कमांडर आंचल शर्मा। ये नेवी की ड्रेस है, आप सब देख पा रहे हो। 2008 में इसको कंप्राइज किया गया था। नेक्स्ट है आपका, माननीय राष्ट्रपति जी ने गणतंत्र दिवस परेड में जम्मू कश्मीर पुलिस के सहायक उप निरीक्षक यानी कि एएसआई बाबूराम को मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में डाल लेना भाई, प्रश्न पूछेगा तुमसे कि अशोक चक्र किसे प्रदान किया गया? एएसआई बाबूराम जी को प्रदान किया गया है, जो आपके जम्मू कश्मीर पुलिस के क्या है? एएसआई थे भाई, जम्मू कश्मीर पुलिस के एएसआई थे। और इनको मरणोपरांत जो कि क्या दिया गया है? आपका अशोक चक्र। मैं बात करता हूं अशोक चक्र की गाइज। तो अशोक चक्र शांति काल में, अशोक चक्र शांति काल में दिया जाने वाला सर्वोच्च सैनिक मेडल है। सर्वोच्च सैनिक सम्मान या मेडल कह सकते हो, सर्वोच्च सैनिक सम्मान है। किस काल में? शांति काल में। अर्थात जब कोई भी एक्सटर्नल एग्रेशन नहीं है, कोई भी हमारे साथ वार नहीं है किसी भी दूसरी कंट्री के साथ, तब जब हमारा शांति काल चल रहा है, तो उस दौरान यदि कोई अपना साहसिक प्रदर्शन दिखाता है, आतंकवादियों को मार गिराने का काम करता है और शहीद हो जाता है, वीर गति को प्राप्त हो जाता है, तब दिया जाता है आपका अशोक चक्र शांति काल में। लेकिन अगर तुमसे पूछ ले, यदि कोई युद्ध चल रहा है जी, अगर कोई युद्ध चल रहा है, कोई वार चल रहा है, देन उस दौरान कौन सा सर्वोच्च सैनिक दिया जाता है? तो आपने बता देना जी परमवीर चक्र। ठीक है, लड़ाई के दौरान यदि कोई शहीद हो जाता है, कोई वीर गति को प्राप्त हो जाता है सैनिक, देन उसको दिया जाता है परमवीर चक्र। लेकिन शांति काल में सर्वोच्च सैनिक हो जाएगा अशोक चक्र। तो शांति काल में इनको दिया गया है एएसआई बाबूराम जी को। नेक्स्ट, और ये जो है आपका पदक किसने प्राप्त किया है? इनकी पत्नी रीना रानी ने। इनकी वाइफ है रीना रानी और इनके बेटे हैं
बेटे कौन है, मानिक हैं, और इनकी पत्नी रीना रानी, इन दोनों ने मिलकर इसको प्राप्त किया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने ये प्रेजेंट किया है, ठीक है। और जो ये आपके SI बाबूराम जी थे, 29 अगस्त की बात है 2020, 29 अगस्त 2020 को 3 आतंकवादियों को श्रीनगर में ढेर करने के बाद शहीद हुए थे। तो भाई सल्यूट करते हैं बाबूराम जी को, ठीक है। और भगवान इनकी आत्मा को शांति दे और इनके परिवार को सांत्वना दे। भाई ये आप देख सकते हो, ये है भाई वीरांगना, ये है वीरांगना, और ये इनके बेटे हैं, और ये हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी हैं, और ये रामनाथ कोविंद जी के अंगरक्षक हैं। ये है आपके सैनिक अंगरक्षक, ठीक है, हमेशा साथ रहते हैं। नेक्स्ट ये देख रहे हो ना, ये हो जाएगा आपका अशोक चक्र, इनको प्रदान किया जाता है। ये इनके बेटे हैं और ये इनकी वाइफ हैं। तो ये था गाइज लेक्चर मेरी तरफ से। लाइक करना चैनल को, सब्सक्राइब करना, और साथ ही साथ वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करना। आई होप कि ये सब हाइलाइट्स जो मैंने आपको बताए हैं आपको समझ में भी आई हैं, और कभी ना कभी ज़िंदगी में देख लेना, आगे आगे जो भी एग्ज़ाम आने वाले हैं पूछा जाएगा, एक ना एक पर्सन यहाँ से ज़रूर पूछा जाएगा। तो थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद प्यारे दोस्तों, स्टे ट्यून एंड स्टे विद अस। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।